हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स अडर 2000 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार आपको तैयारी करा रहे हैं। और सीआईबी का एग्जाम आपका होने वाला है जून 2024 में, जून 2023 में आपका एग्जाम होगा बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड बड़ा ही अच्छा पेपर होता है, काफी कठिन काफी टफ पेपर भी होता है। तो यहां पर एक टॉपिक हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास सीआईबी का महापैक है ना, अगर आप सभी के पास में सीएआईबी का महापैक है तो उसमें, और वो भी लेटेस्ट वाला वर्जन 2.0 है ना, उसमें एक टॉपिक हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर जो यूनिट नंबर 5 है, बीएफएम की यूनिट नंबर 5, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज वहां पर हमने पार्ट 3 कंप्लीट किया और इसी के जो क्वेश्चन हैं हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं और आप इनको कभी भी इन क्वेश्चंस को देख सकें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। देखिए इस क्वेश्चन को, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन एन ऑथराइज्ड डीलर ग्रांट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। तो जो भी यहां पर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, यानी जो भी कंसाइनमेंट, जो भी एक्सपोर्ट इंडिया से फॉरेन कंट्री में हुआ है और जो एक्सपोर्ट हुआ है उसका पैसा इंडिया में आना है, उसका पैसा इंडिया में आना चाहिए, तो उसे बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। तो उसमें जो टाइम पीरियड है, टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है सो दैट रियलाइजेशन के लिए और समय मिल जाए यहां पर। तो ऑथराइज डीलर्स ये जो टाइम पीरियड है वो ग्रांट कर सकता है, लेकिन यहां पर जो कंडीशन है वो क्या एप्लीकेबल, अगर यहां पर कंडीशन की बात करते हैं तो क्या कंडीशन एप्लीकेबल होगी, किस टाइप की कंडीशंस यहां पर लागू होगी। तो उसी को लेकर 4 ऑप्शन हमारे पास में है। साथ साथ मैं ऑप्शन भी पढ़ते जाऊंगा क्योंकि हमारे साथ में कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो देख नहीं सकते, है ना, ओनली सुन सकते हैं। ऐसे केस में हम उनके लिए ऑप्शंस भी पढ़ते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है द ऑथराइज डीलर कैन ग्रांट एन एक्सटेंशन इफ द एक्सपोर्टर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एनफोर्समेंट एजेंसीज प्रोवाइडेड देयर इज ए डिक्लेरेशन फ्रॉम द एक्सपोर्टर क्लेमिंग इनएबिलिटी टू रियलाइज प्रोसीड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। बी कहता है यहां पर एन एक्सटेंशन कैन बी प्रोवाइडेड इफ द ऑथराइज डीलर्स इन कन्वेंस the exporter's failure to realize export proceeds is due to their negligence and that they promise to realize the proceeds in newly extended period। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ऑथराइज डीलर्स कैन ग्रांट एन एक्सटेंशन इफ द एक्सपोर्ट transactions are under investigations without requiring any declaration from the exporter regarding the realizations of proceeds। एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है यहां पर कि authorized dealers can grant an extension if the export transactions are not under investigations and authorized dealers is satisfied with the exporter reasons, a declaration is made by the exporter and total outstanding does not exceed certain limit। तो ऐसे केस में यहां पर जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है यहां पर। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के ऊपर टिक करेंगे। जो भी यहां पर ऑथराइज डीलर है, ऑथराइज डीलर्स यहां पर टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है ना, ऑथराइज डीलर की तरफ से जो टाइम पीरियड है उसको ग्रांट किया जा सकता है एक्सटेंशन के लिए, अगर जो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स हैं वो किसी इन्वेस्टिगेशन के अंडर में नहीं है यहां पर, और जो ऑथराइज डीलर्स है एक्सपोर्टर ने जो रीजन दिया है उससे सेटिस्फाइड है यहां पर। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है एक्सपोर्ट बिल की वो एक सर्टेन लिमिट को अगर एक्सीड नहीं करती तो ऐसे केस में ऑथराइज डीलर्स इसको एक्सटेंड करवा देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन अकाउंट में सेव हो जाएं, क्योंकि एग्जाम से पहले इनको 2-3 बार आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, है ना। बीएफएम में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएफएम में जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही, है ना, एक तरीके से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है व्हाट आर दी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑथराइज डीलर्स व्हेन गारंटिंग एक्सटेंशन फॉर द रियलाइजेशंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स।
अगर यहां पर किसी ऑथराइज डीलर की तरफ से टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंशन ग्रांट कर दी गई, तो ऐसे केस में उस ऑथराइज डीलर्स को रिपोर्ट करना होगा, है ना, उसको यहां पर रिपोर्ट करना होगा। ये रिपोर्टिंग किसके पास होगी, किसको ये रिपोर्टिंग करनी होगी? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो ऑथराइज डीलर है मस्ट report the extension in export data processing and monitoring system only when the extension is beyond 6 months. Authorized dealers are required to report the extension in the EDPMS regardless duration of extension granted to the exporter. Yeah, reporting in the EDPMS is optional for authorized dealers when granting extension for the realization of export proceed. जो authorized dealer है must seek approval from the Directorate of Enforcement before reporting the extension of the EDPMS. तो यहां पर अगर मैं ऑथराइज डीलर्स की बात करूं, ऑथराइज डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एक्सटेंशन इन द ईडीपीएमएस, दैट इज रिगार्डलेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंशन गारंटी टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को कोई भी टाइम पीरियड अगर यहां पर गारंट किया गया है, नॉर्मली 6 मंथ का तो होता ही, 6 महीने का होता ही है ना, जो 6 महीने का यहां पर टाइम पीरियड गारंट किया जाएगा, ठीक है, तो जो ऑथराइज डीलर्स है उसको ईडीपीएमएस सिस्टम पर उसको रिपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आरबीआई का ही सिस्टम है, ठीक है, इस पर रिपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट के लिए अलग होता है और इंपोर्ट के लिए अलग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे, अंडर व्हाट कंडीशंस, ऐसी क्या कंडीशंस हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन एन ऑथराइज्ड डीलर्स एडी राइट ऑफ एन अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल विदाउट एनी लिमिट, है ना, बिना किसी लिमिट के, विदाउट एनी लिमिट, है ना, बिना किसी लिमिट के जो ऑथराइज्ड डीलर है वो यहां पर अनरियलाइज एक्सपोर्ट बिल को राइट ऑफ कर सकता है। ऐसी क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होगी, क्या कंडीशंस हैं ऐसी जिसमें उसकी तरफ से राइट ऑफ किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स है कैन राइट ऑफ द बिल विदाउट लिमिट इफ द एक्सपोर्टर सबमिट ए रिक्वेस्ट अलोंग विद गारंटी फॉर फ्यूचर अर्निंग कवरिंग द अनरियलाइज अमाउंट। बी कहता है यहां पर कि जो ऑथराइज्ड डीलर है वो कैन राइट ऑफ द बिल विदाउट लिमिट इफ द एक्सपोर्टर प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ हैविंग अटेम्प्टेड ऑल पॉसिबल रिकवरी एक्शंस रिगार्डलेस ऑफ द ओवरसीज बायर स्टेटस। सी कहता है कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं कैन राइट ऑफ द बिल without limit if the overseas buyer is not declared insolvent but has failed to pay due to political upheavals in the buyer's country. D कहता है कि जो authorized dealer है can write off the bill without limit if the overseas buyer is declared insolvent and there is a certificate from the official liquidator indicating no possibility of recovery. तो भाई यहाँ पर जो authorized dealers हैं वो यहाँ पर, इसमें भी हम किसके ऊपर, डी के ऊपर टिक करेंगे, जो ऑथराइज्ड डीलर है वो राइट ऑफ कर सकता है बिल को, है ना, विदाउट लिमिट, अगर यहां पर जो ओवरसीज बायर है दैट इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जो ओवरसीज बायर है वो दिवालिया हो गया है यहां पर, है ना, देयर इज ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसकी तरफ से जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास में आ गया है और अब यहाँ पर रिकवरी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में यहाँ पर ऑथराइज्ड डीलर्स उसको राइट ऑफ कर सकता है, उस एंट्री को कंप्लीट कर सकता है यहां पर। तो आंसर कौन सा होगा, डी। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, और सारे लेंदी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ते जाइए, आंसर निकालते जाइए ईच एंड एवरी क्वेश्चन का। क्लासेस में जो आप पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर आप लोग, है ना, बहुत अच्छे से एनालाइज करते जाइए और उसका आंसर निकालते जाइए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इज पावर, मैं हमेशा बोलता हूं, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड जब इस चीज को सीख लेंगे, ठीक है, जब इन चीजों को लर्न करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान हैं। व्हाट इज द cumulative self write-off percentage allowed to an exporter based on the exports realized in the last calendar year? तो अगर आप यहां पर देखेंगे, व्हाट इज द cumulative self write-off percentage जो अलाउड है किसको, एक एक्सपोर्टर को, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट रियलाइज इन द लास्ट कैलेंडर ईयर, लास्ट कैलेंडर ईयर के बेसिस पर इसका कैलकुलेशन होगा। ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी, तो पहचान लोगे, मुझे लगता है बड़े आराम से पहचान लोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर, एन एक्सपोर्टर कैन सेल्फ राइट ऑफ अप टू 15% ऑफ द एक्सपोर्ट रियलाइज इन द लास्ट कैलेंडर ईयर प्रोवाइडेड दे हैव नॉट यूटिलाइज एनी राइट ऑफ इन द प्रीवियस ईयर। गलत है,
15% तो किसी भी कंडीशन में नहीं आता है ना, या तो 10% आएगा, 5% आएगा, है ना, या तो 10% आएगा, 5% आएगा। दूसरा बी, स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर कैन सेल्फ राइट ऑफ अप टू 10% ऑफ द एक्सपोर्ट रियलाइज इन द लास्ट कैलेंडर ईयर विद एडिशनल राइट ऑफ परमिटेड बाय ऑथराइजर्स अप टू 10%। सी कहता है SEZ यूनिट और स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर कैन self write off up to 5% of export realization in the last calendar year and additional 5% can be written off by the authorized dealers. D कहता है कि exporter can self write off up to 5% of the export realized in the last calendar year and this provision is cumulative basis on the over the years. तो इसमें से हम कहां पर टिक करें? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी के ऊपर टिक करेंगे, है ना। इसमें जो आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। जो भी स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर होते हैं ना, स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर, तो उनका जो भी यहां पर सेल्फ राइट ऑफ है वो 10% हो सकता है एक्सपोर्ट रियलाइज इन द लास्ट कैलेंडर ईयर। 10% वो खुद से कर सकते हैं और 10% की जो पावर है वो किसके पास? ऑथराइज डीलर बैंक के पास में होती है। 10% यहां पर जो ऑथराइज डीलर बैंक है वो राइट ऑफ कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्यों रॉन्ग हो गया? फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, एक्सपोर्टर कैन सेल्फ राइट ऑफ अप टू 5% ऑफ एक्सपोर्ट रियलाइज्ड इन द लास्ट कैलेंडर ईयर, है ना। ये तो यहां तक तो सही है। दिस प्रोविजन इज ऑन ए कॉम्युलेटिव बेसिस ओवर द ईयर्स, कि ओवर द ईयर्स बेसिस पर ये कॉम्युलेटिव रहेगा यहां पर, है ना, यानी वो आगे भी जाकर ऐसा कर सकते हैं। तो ये सर्टेनिटी नहीं है। यहां के बाद ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, यहां के बाद, इसके बाद में स्टेटमेंट गलत है यहां से, है ना, इसके आगे रॉन्ग हो जाएगी। यहां तक स्टेटमेंट सही है, यहां तक सही है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन आगे गलत है, इसलिए डी के ऊपर हम लोग टिक नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन क्या कहता है? When does the unrealized amount become relevant in the context of export bill as per the given text? तो यहां पर जो स्टेटमेंट है, ऊपर स्टेटमेंट थी उनको हटा दिया गया है। जो हमने आपको क्लासेस में बताया है उसके बेसिस पर आप इसको ऑप्शंस को पढ़िए, आंसर निकालिए। When does the unrealized amount become relevant in the context of export bills? ऑप्शन नंबर ए कहता है unrealized amount is pertinent when the goods exported are returned by the overseas consignee due to non-compliance with import regulations. B कहता है it applies when the goods are unable to be sold and are stored indefinitely in the exporting country's warehouse. C कहता है the unrealized amount comes into play when the exported goods are auctioned or destroyed by the port, custom, health authorities in the importing country. या D, this situation arises when the exporter failed to produce the necessary export documents to the overseas consignee. इनमें हमें कहां पर टिक करना चाहिए? तो भाई यहां पर जो भी अनरियलाइज अमाउंट है ना, जो अनरियलाइज अमाउंट है कम्स इनटू प्ले व्हेन द एक्सपोर्टेड गुड्स आर ऑक्शन और डिस्ट्रॉयड बाय द पोर्ट, कस्टम या हेल्थ अथॉरिटीज इन द इंपोर्टिंग कंट्री। अगर इंपोर्टिंग कंट्री में इनके द्वारा इनमें से एक्सपोर्ट किए गए गुड्स के साथ में ऐसा कुछ कर दिया जाता है, तो और यहां पर जो अमाउंट है अगर वो अनरियलाइज है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट बिल की, तो ऐसी जो अनरियलाइज बिल है, जो ऐसे अनरियलाइज बिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिकवरी के लिए क्लेम किया जा सकता है, एंड ऐसे बिल, ऐसे जो अनरियलाइज अमाउंट है उसके वापस आने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अकॉर्डिंग टू फडाई रूल्स, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है हमारे कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग व्हाट डिटरमाइंस द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, है ना। अगर यहाँ पर कोई भी जो एक्सपोर्ट बिल्स हैं उसमें यहाँ पर इफेक्टिव डेट क्या रहेगी रियलाइजेशन की, क्या समय रहेगा उसका, है ना, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या रहने वाला है। अगर मैं एनटीपी की बात करूं, जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है वो रहता है 25 डेज का, 25 दिन का रहता है। तो इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बिल्स द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन इज द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक्स नोस्ट्रो अकाउंट। तो जिस डेट में यहां पर बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में वो पैसा आकर क्रेडिट होगा, जिस डेट में वो बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा आकर जमा होगा यहाँ पर, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर ओपनिंग ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर एक्यूरेट है, जो डिस्क्राइब करेगी प्रोविजंस, किस चीज के प्रोविजंस, अगर यहां पर कोई ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया जाता है, किसी फॉरेन कंट्री में किसी बैंक में एक ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया जाता है, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग तो उसमें कौन से प्रोविजंस यहां पर एप्लीकेबल होंगे, क्या प्रोविजंस उसमें लागू होंगे। तो वहां पर अगर आप प्रोविजंस की बात करते हैं तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी के ऊपर टिक करेंगे। जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्टर को ओपन करना चाहें तो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है इन इंडिया और फॉरेन कंट्री, है ना, इंडिया में भी ओपन कर सकता है फॉरेन करेंसी अकाउंट और किसी फॉरेन कंट्री में भी ओपन कर सकता है, सो दैट जो भी उसने एक्सपोर्ट किया है उसके बदले जो भी उसको पैसा मिला है उसको किसी बैंक अकाउंट में रख सकें, और जो भी पेमेंट्स हैं उन पेमेंट को मैनेज कर सके। यहां पर जो भी गुड्स वो इंपोर्ट कर रहा है, अगर उसे कोई गुड्स इंपोर्ट करने हैं, उसने यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट किया, बदले में उसको इंपोर्ट करने हैं गुड्स को, और किसी बैंक अकाउंट में पैसा रखना चाहता है तो इंडिया में भी फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करके पैसा रख सकता है, फॉरेन कंट्री में भी रख सकता है, एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। और इससे इसको फायदा क्या होगा, जो यहां पर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होता है, जो यहां पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में जो रेट अप्लाई होते हैं, ठीक है, उनसे यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा, उससे फायदा मिल जाएगा। ओके, क्योंकि पर डॉलर, है ना, 3 से 4 रुपए जो है वो बैंक ही चार्ज कर लेता है, बैंक की तरफ से जो कमीशन है वो 3 से 4 रुपए तक लग जाता है यहाँ पर डॉलर, है ना। अगर डॉलर 83 रुपीज का चल रहा है तो 86 या 87 रुपीज बैंक की तरफ से पर डॉलर यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे। तो इसमें हमारा डी आंसर हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अंडर व्हाट कंडीशंस, इनमें क्या कंडीशन है यहाँ पर, अंडर व्हाट कंडीशन कैन एन एक्सपोर्टर इंपोर्टर डीलिंग इन दी डायमंड इंडस्ट्री ओपन ए डायमंड डॉलर अकाउंट। तो यहां पर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो भी डायमंड में डील कर रहे हैं वो अपना डीडीए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डायमंड डॉलर अकाउंट उनकी तरफ से ओपन किया जा सकता है, ऐसी क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। तो ये भी हमने बात की थी, है ना, जो हमने बात की थी यहाँ पर क्लास में डायमंड डॉलर अकाउंट को लेकर मैंने आपके साथ में कुछ कंडीशन शेयर की थी। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ऐसे जो मर्चेंट हैं जो डायमंड में डील कर रहे हैं वो अपना डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी यहाँ पर एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है ना, सबसे पहली बात वो रफ पॉलिश डायमंड में या डायमंड स्टडीड ज्वेलरी में काम कर रहा हो, है ना, एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा होना चाहिए, पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उसका बढ़िया होना चाहिए, और उसका जो एवरेज एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए यहाँ पर। एंड उसके बाद में यहाँ पर कितने डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन कर सकता है, 5 डायमंड डॉलर अकाउंट इसकी तरफ से ओपन किए जा सकते हैं मैक्सिमम, है ना, 5 डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन कर सकता है। चलिए आ जाते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताओ, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रेगुलेशंस रिगार्डिंग द क्रेडिट ऑफ इनवर्ड फॉरेन करेंसी पेमेंट्स इनटू ईईएफसी अकाउंट, है ना, ये एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है, इसका नेचर, है ना, कैसा होता है, इसका जो नेचर है वो करंट अकाउंट जैसा होता है, ठीक है। 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, जो अभी हमने बात की 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए, एवरेज 3 साल का जो टर्नओवर है, टर्नओवर 3 साल का, एवरेज टर्नओवर जो 3 साल का है पिछले 3 सालों का वो कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड और टर्नओवर दोनों अलग अलग चीज है, टर्नओवर के लिए 3 साल है, ट्रैक रिकॉर्ड के लिए 2 साल है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करेगी रेगुलेशन रिगार्डिंग द क्रेडिट ऑफ इनवर्ड फॉरेन करेंसी पेमेंट्स इनटू ईईएफसी अकाउंट, जो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है यहाँ पर। तो जो भी एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं उसमें 100% जो फॉरेन करेंसी अमाउंट है उसको रखा जा सकता है, अप टू 100% ऑफ फॉरेन करेंसी अर्निंग्स कैन बी क्रेडिटेड टू ईएफसी अकाउंट, है ना। और अगर यहां पर रिक्वायरमेंट है जो टोटल मंथली एक्रूअल कवर्ड इन दी रुपीज, तो अगर यहां पर ईएफसी अकाउंट से जो फॉरेन करेंसी है उसको आईएनआर में कन्वर्जन करना चाहता है तो कर सकता है यहां पर। और ईएफसी अकाउंट से अगर कंट्री से बाहर पैसा भेजना है, कंट्री से बाहर गुड्स का पेमेंट करना है, सर्विस का पेमेंट करना है, तो इजिली
कैन डू, है ना, वो यहां पर आसानी से इस काम को कर सकता है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी। सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी आपका किससे रिलेटेड है, ये भी ईएफसी अकाउंट से है। हाउ कैन द बैलेंस इन ईएफसी अकाउंट कैन बी रियलाइज्ड, है ना। यहां पर पैराग्राफ हमने हटा दिया क्योंकि केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी बन जाता है इससे। हाउ कैन द बैलेंस इन द ईएफसी अकाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंट टू बी अनरियलाइज, अगर अनरियलाइज बैलेंस है ईएफसी अकाउंट में, उस बैलेंस का कैसे करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए, इसमें हमें कहां पर पढ़ना, कहां पर टिक करना है, ABCD में से किसके ऊपर टिक किया जाए। तो भाई इसमें जो भी ईएफसी अकाउंट में बैलेंस है ना, फॉर ऑल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, जितने भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं यहाँ पर, जिसमें रीपेमेंट करना है पैकेज क्रेडिट एडवांस का रुपीज में या फॉरेन करेंसी में, बट यहां पर इस ईएफसी अकाउंट के बैलेंस का कैपिटल जो अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए आप, है ना, खुलकर कैसे भी यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, देश से बाहर पैसा भेजिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो इसमें हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को ऑडिबल है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। CIB BFM की लगातार हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं, और आजकल एक टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है, और इस टॉपिक का नाम है फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। और BFM की जो पेड क्लासेस हैं हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं 9 PM पर। 9 PM पर ये क्लासेस आपके पास रेगुलर बेसिस पर पहुंच रही हैं, ठीक है। एंड ये जो क्लासेस है बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि इन क्लासेस में मेन फोकस रहता है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर, क्योंकि एग्जाम को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। एंड यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में हर बार हर साल आते हैं एग्जाम में, तो एक है ना, एक ओवरव्यू लेकर चलेंगे आज हम, ठीक है, कि जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसमें छोटी छोटी जो बातें हैं वो कौन सी आती हैं हमारे पास में। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर, है ना, आंसर ऑलरेडी विजिबल हैं। चलिए तो एक बार एक नजर घुमा लेते हैं। एवरी पर्सन, फर्म और कंपनी मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कोड, हर कंपनी हर फर्म के पास में IEC कोड होना चाहिए। तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि IEC कोड में कितने डिजिट होते हैं, ये जो कोड है वो कितने डिजिट का होता है, हाउ मेनी डिजिट्स इन दिस कोड। एंड दिस इज इश्यूड बाय DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से ये कोड इशू किया जाता है। एंड अगर इंडिया में कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के पास में ये कोड होना जरूरी है। उसके बाद में अगर आप देखोगे जो सॉफ्टटेक्स फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सपोर्ट में। तो अगर यहां पर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, अगर जो कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट कर रही हैं जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, है ना, तो ये जो कंपनीज है सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट कर रही हैं तो इनको सॉफ्टटेक्स फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद में जो एक्सपोर्टर है दैट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है अलोंग विद द कॉपी ऑफ जो EDF है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म या सॉफ्टटेक्स फॉर्म की जो कॉपी है वो यहां पर ऑथराइज डीलर बैंक के पास में सबमिट करनी है शिपमेंट डेट से। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो 21 डेज का रहेगा, 21 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना है। जितने भी यहां पर सारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं फ्रॉम एनी
ऑफ द एसीयू कंट्री। एसीयू कंट्री कौन सी है, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि यहां पर एसीयू का पूरा नाम कौन सा है। एसीयू का पूरा पूरा नाम क्या है। एंड एसीयू में हाउ मेनी करेंसीज इन एसीयू, एसीयू में कितनी करेंसीज हैं, नंबर ऑफ करेंसीज। अगर नंबर ऑफ करेंसीज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ करेंसीज कितनी है एसीयू में। तो एसीयू कंट्री शुड सेटल इन यूएस डॉलर टर्म थ्रू दी सेपरेट अकाउंट मेंटेन बाय दी ऑथराइज्ड डीलर फॉर दी दिस पर्पज। और यहां पर जो एसीयू है बिल्कुल एशियन क्लियरिंग यूनियन है ना, ये कौन है, एशियन क्लियरिंग यूनियन। तो यहां पर एसीयू डॉलर, एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर, एसीयू यूरो में हो सकता है या एसीयू येन में हो सकता है। एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो और एसीयू येन, ये तीन करेंसीज हैं। तो नंबर ऑफ करेंसीज कितनी है यहां पर, नंबर ऑफ करेंसीज हो जाएंगे एसीयू के लिए, तीन करेंसी का इस्तेमाल होता है, तीन करेंसी का यूज होगा यहां पर। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ईटीएक्स। तो अगर एक्सपोर्टर को यहां पर टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना है, अगर उसको यहां पर टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो उसके लिए उसे एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ऑथराइज्ड डीलर के पास में। और ऑथराइज्ड डीलर के पास में एक्सटेंड, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट एक्सटेंशन फॉर्म। यहां पर जो एक्सपोर्ट ट्रेड है उसमें एक्सटेंशन अगर उसको चाहिए तो उसके लिए ये जो फॉर्म है यहां पर वो फिल किया जाता है। द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ईटीएक्स फॉर परमिशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। तो ईटीएक्स फॉर्म यहां पर सबमिट होगा। एंड एन एक्सपोर्ट यूनिट इन ईपीजेड, अगर कोई एक्सपोर्ट यूनिट किसमें है, ईपीजेड में है, ईपीजेड में है, तो ऐसे केस में ये जो यूनिट है 100% जो अमाउंट है वो रिटेन करके रख सकती है यहां पर जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं इन ईईएफसी अकाउंट। तो ये क्या ओपन कर सकती हैं, इसकी तरफ से एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट इसकी तरफ से खोला जा सकता है, जिसमें यहां पर चाहे वो एससीजेड हो, है ना, चाहे वो एससीजेड हो यहां पर, या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ईपीजेड का पूरा नाम क्या है, ईपीजेड का पूरा नाम हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो वहां पर 100% रख सकती हैं एंड ईईएफसी अकाउंट खोल सकते हैं इसमें। उसके बाद में द इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉर करेंसी बिल, तो यहां पर जिस डेट में सेटलमेंट होगा वो डेट क्या कहलाएगी, यहां पर वो डेट कहलाएगी वैल्यू डेट, उस वैल्यू डेट को बोलेंगे। और जो वैल्यू डेट का मतलब है कि जो एक्सपोर्ट का पैसा है, जो एक्सपोर्ट बिल है यहां पर, उसका जो पैसा है वो किसमें, नोस्ट्रो अकाउंट में अगर वो पैसा आ जाता है, तो जैसे वो नोस्ट्रो अकाउंट में आएगा यहां पर, ठीक है, तो उसको रियलाइज मान लिया जाएगा बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में जैसे ही पैसा क्रेडिट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ यहां पर, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में एनिमेशंस नहीं लगे हुए थे इसलिए उसमें आपको आंसर विजिबल था, लेकिन इसमें यहां पर जो आंसर है वो आपको चलिए भाई इसको पढ़िए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा। यहां पर एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या फिल करें हम, फाइनेंस अलाउड टू एन एक्सपोर्टर टू फंड द नीड्स procurement of raw material manufacturing and up to the stage of packing and shipment is called which type of limit, कौन से टाइप की फाइनेंस यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए जो फैसिलिटी है वो प्री प्रोवाइड की जाएगी यहां पर प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना, है ना, रॉ मटेरियल को परचेज करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उसकी पैकिंग करना, ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये प्री शिपमेंट फाइनेंस का पार्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट पर, while considering the export credit it must be ensured that the exporter's name does not appear under the exporters which of the following list of RBI and which of the following list of ECGC। तो RBI और ECGC की यहां पर जो लिस्ट है वो पब्लिश होती है, तो कुछ एक्सपोर्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी जाती हैं। तो यहां पर आरबीआई की तरफ से एक क्वेश्चन लिस्ट इशू होती है एक्सपोर्टर की, तो एक्सपोर्टर की क्वेश्चन लिस्ट ऑफ आरबीआई एंड स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट ऑफ ईसीजीसी। तो जब भी हम लोन प्रोवाइड करेंगे किसी एक्सपोर्टर को तो इन दोनों लिस्ट को जरूर चेक करेंगे कि कहीं इसमें तो उसका नाम नहीं है। अगर इन दोनों लिस्ट में कहीं उसका नाम है तो ऐसे एक्सपोर्टर को हम लोन नहीं देंगे।
उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। नॉर्मली द टोटल पीरियड अलाउड फॉर पीसीएल शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी डेज। जो यहां पर नॉर्मली टोटल टाइम पीरियड है पैकिंग क्रेडिट लिमिट के लिए, वो कितने दिन को एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितने दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो नॉर्मली ये जो टाइम पीरियड है वो 180 डेज है, 180 दिन को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर एक्सटेंड करने की बात आती है तो कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, अगर एक्सटेंड करने की बात आती है तो कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 360 डेज तक। तो 180 डेज को से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर एक्सटेंड करने की बात आती है तो 360 डेज को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और अगर 360 दिन को एक्सटेंड कर गया तो फिर यहां पर जो इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा, जो इंटरेस्ट में छूट मिलती है ना वो प्रोविजन खत्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। जब भी आप इन क्वेश्चंस को देखना चाहें, इनकी प्रैक्टिस करना चाहें, सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहें। चलो भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, पीसीएल पैकिंग क्रेडिट लिमिट एडवांस शुड बी लिक्विडेटेड ऑन द सबमिशन ऑफ रिलेटिव एक्सपोर्ट बिल्स बाय वे ऑफ अलाउइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस अगेंस्ट दोज बिल्स। तो इस ब्लैंक में बताइए, इस ब्लैंक में हम यहां पर क्या फिल करेंगे, इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, यहां पर इस ब्लैंक में हमें क्या फिल करना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा पोस्ट शिपमेंट, है ना। जो पीसीएल एडवांस है शुड बी लिक्विडेटेड ऑन सबमिशन ऑफ रिलेटिव एक्सपोर्ट बिल्स बाय वे ऑफ अलाउइंग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अगेंस्ट दोज बिल्स। तो इस ब्लैंक में हम यहां पर फिल कर देंगे पोस्ट शिपमेंट, ठीक है, क्योंकि जो भी शिपमेंट का पैसा आएगा, जो भी शिपमेंट वाली अमाउंट आएगी, वहां से इसको हम लिक्विडेट कर लेंगे, वहां से रिकवरी कर लेंगे, है ना। जो भी वो पैसा भेजेगा, जो भी एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट बिल का पैसा आ जाएगा। उसके बाद में पीसीएल अलाउड विदाउट प्रायर लॉगमेंट ऑफ ऑर्डर और एलसी इज कॉल्ड, है ना। कौन सी अकाउंट फैसिलिटी कहलाएगी यहां पर, तो पैकिंग क्रेडिट लिमिट यहां पर मिल जाएगी, कौन से केस में मिल सकती है यहां पर, तो इसके लिए यहां पर रनिंग अकाउंट फैसिलिटी, है ना। विदाउट एलसी, विदाउट परचेज ऑर्डर, एक रनिंग अकाउंट जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है पीसीएल की, पैकिंग क्रेडिट लिमिट की। लेकिन ये ऐसे एक्सपोर्टर को प्रोवाइड की जाती है जो रेगुलर बेसिस पर जिनकी शिपमेंट जाती रहती है ना, जिनके जो यहां पर प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिनकी रेगुलर बेसिस पर जो शिपमेंट है वो फॉरेन कंट्री में जाती रहती है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन्हीं को ये रनिंग अकाउंट फैसिलिटी यहां पर मिलती है। ये वैसी ही होती है जैसे ओडी या सीसी की फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड कर दी। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस एसेंशियली एन एडवांस अगेंस्ट। तो यहां पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन है कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दैट इज एसेंशियली एन एडवांस अगेंस्ट, तो यहां पर एक ब्लैंक है, इसमें क्या फिल करेंगे, इसमें क्या आना चाहिए यहां पर, तो भाई इसमें यहां पर आ जाएगा रिसीवेबल्स। जो भी यहां पर रिसीवेबल्स होंगे, जो भी पैसा आएगा, जो भी एक्सपोर्ट बिल होगा, है ना, जो भी एक्सपोर्ट बिल होगा, एक्सपोर्ट बिल एक तरह का क्या है, रिसीवेबल्स है यहां पर। इसके अगेंस्ट में जो भी पैसा आएगा उसके अगेंस्ट में बैंक पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन केस ऑफ रुपी फाइनेंस, अगर यहां पर कौन सा है, रुपी फाइनेंस है, इन केस ऑफ रुपी फाइनेंस द बिल इज टू बी परचेज्ड डिस्काउंटेड नेगोशिएटेड एट एप्रोप्रिएट, कौन सा एप्रोप्रिएट रेट एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ रुपी फाइनेंस। अगर यहां पर रुपी फाइनेंस कर रहे हैं तो जो भी बिल यहां पर परचेज या डिस्काउंट या नेगोशिएट करेगा बैंक, तो ऐसे केस में जो रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा बिल बाइंग रेट। यहां पर जो रेट इस्तेमाल करेंगे वो रेट रहेगा बिल बाइंग रेट। बिल बाइंग रेट एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसका जो पैसा है वो फ्यूचर की डेट में आएगा। तो जहां पर पैसा जो अमाउंट है फ्यूचर की डेट में रिसीव होगा, वहां पर जो रेट इस्तेमाल करेंगे बिल बाइंग रेट, और जहां पर ऑलरेडी फॉरेन करेंसी रिसीव हो चुकी है बैंक को, वहां पर जो रेट इस्तेमाल होगा वो होगा टीटी बाइंग रेट। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर के साथ साथ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता है। इस ब्लैंक में बताओ क्या फिल करेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टेक्स प्लेस व्हेन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। जब यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी यहां पर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास में, तो इनमें से कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है टेक्स प्लेस, तो यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेगोशिएशन के लिए सबमिट होते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट के, भाई इधर लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां पर सेंड किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। जो नेगोशिएटिंग बैंक होता है या नॉमिनेटेड बैंक है उसके पास डॉक्यूमेंट जाएंगे और वो बैंक यहाँ पर इश्यूइंग बैंक के पास सेंड करेगा और दोनों लेवल पर डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेगोशिएशन के लिए सबमिट किए जाते हैं एलसी के अगेंस्ट में, लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए इसमें क्या होगा। यहाँ पर नेक्स्ट आता है एनटीपी। एनटीपी क्या है? एनटीपी अलाउड एट प्रेजेंट इज जनरली हाउ मेनी डेज फॉर दी फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल। तो जितने भी यहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल है उसके लिए कितना एनटीपी होगा यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है? जिस डेट में बैंक ने किसी एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट किया है, परचेज किया है, नेगोशिएट किया है, उस डेट से लेकर, है ना, एक्सपोर्ट बिल को जब भी परचेज डिस्काउंट या नेगोशिएट कर लिया वो उस डेट से लेकर और जिस डेट में बैंक के नोस्त्रो अकाउंट में उस बिल का पैसा क्रेडिट होगा, तो वो जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है यहाँ पर एनटीपी, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। और जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है एज पर दी फड़ई, फड़ई के हिसाब से 25 डेज 25 दिन रहेगा। फड़ई के अकॉर्डिंग, है ना, फड़ई कौन है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग इट विल बी 25 डेज, 25 दिन का रहने वाला है यहाँ पर। प्रेजेंट इंटरेस्ट कैप फॉर पीसीएफसी ईबीआर फॉर 180 डेज इज लिबोर प्लस। लिबोर है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। वैसे तो ये रेट अब जा चुका है, इसकी जगह आ गया ARR, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, है ना। इसकी जगह अब क्या आ गया? लिबोर की जगह लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, है ना। इसकी विदाई हो चुकी है, ये बंद हो चुका है लिबोर। इसकी जगह अब क्या आ गया? ARR, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट आ गया अब। तो पीसीएफसी जो 180 डेज के लिए है, तो यहां पर 3.5%, 3.5% विल बी एप्लीकेबल। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, एनटीपी नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर आर 2 ब्लैंक्स, 2 ब्लैंक है यहाँ पर, एंड दीज आर 2 ब्लैंक। तो इन दो ब्लैंक में आप क्या फिल करोगे? 2 अदर मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए दो कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं, है ना, 2 मेथड कौन से यूज किए जा रहे हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस करने के लिए? तो 2 मेथड यहां पर, एक फैक्टोरिंग है, एक फॉरफिटिंग है। फैक्टोरिंग एंड फॉरफिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जो फैक्टोरिंग है वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों लेवल पर अवेलेबल हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम फॉरफिटिंग की बात करते हैं तो दिस इज ओनली फॉर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसी में फॉरफिटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। गारंटिंग पेमेंट ऑफ ए बिल एक्सचेंज इज कॉल्ड। अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है वहां पर पेमेंट की गारंटी दी जा रही है, तो उसे यहां पर किस नाम से जाना जाएगा? तो दैट इज नोन एज अवेलिंग, है ना, उसको यहां पर अवेलिंग के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में फैक्टर्स वुड फाइनेंस जनरली हाउ मच % ऑफ इनवॉइस वैल्यू वाइल फॉरफिटिंग कुड बी डन फॉर वैल्यू ऑफ इनवॉइस। तो जब भी यहां पर जो फॉरफिटर होता है, फॉरफिटर इनवॉइस वैल्यू के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करेगा, लोन देगा यहां पर, तो ऐसे केस में उसकी तरफ से कितना % तक फाइनेंस कर दिया जाता है? जो भी इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू का कितने % तक फाइनेंस वो कर देता है यहां पर? तो इनवॉइस वैल्यू का यहां पर 75 to 80%, ठीक है। जो फॉरफिटिंग है, फॉरफिटिंग में तो 100% फाइनेंस हो जाता है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर यहां पर 75 से 80% फाइनेंस करेगा, और जो फॉरफिटिंग है वो पूरा फुल अमाउंट यानी 100% फाइनेंस कर देगा। यहां पर फैक्टर 75 से 80% और जो फॉरफिटिंग है वो फुल अमाउंट या 100%। Every exporter must have an which of the following code issued by DGFT।
हर एक्सपोर्टर के पास में एक कोड होना चाहिए। कौन सा कोड है जो इसके पास में होना चाहिए, है ना? दैट कोड नेम इज आईईसी कोड। इसे क्या बोलते हैं? आईईसी कोड। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना बहुत जरूरी है। रेमिटेंस अगेंस्ट इंपोर्ट्स बिल शुड बी कंप्लीटेड नॉट लेटर देन हाउ मेनी मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। जो भी यहां पर डेट ऑफ शिपमेंट है उसके जो रेमिटेंस है, जो भी यहां पर रेमिटेंस है अगेंस्ट इंपोर्ट्स, वो कितने दिन के अंदर यहां पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितना समय उसके लिए मिलेगा यहां पर। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है दैट इज 6 मंथ्स। रेमिटेंस अगेंस्ट इंपोर्ट्स, जो भी इंपोर्ट्स हुआ है, शुड बी कंप्लीटेड नॉट लेटर देन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। यहां पर इंपोर्ट्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है ना? एक्सपोर्ट्स में 9 मंथ्स है, जो हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे उसमें एक्सपोर्ट्स में 9 मंथ्स है। यहां पर इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स के लिए 6 मंथ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी, एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट्स कैन बी अलाउड अप टू हाउ मच यूएसडी। जो एडवांस रेमिटेंस है, अगर कोई कुछ इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में कितने यूएस डॉलर एडवांस में आप पेमेंट दे सकते हैं। यहां पर एडवांस पेमेंट कर सकते हैं विदाउट इंसिस्टिंग ऑन गारंटी ऑफ इंटरनेशनल बैंक, बिना गारंटी के। तो यहां पर दैट इज 2 लाख यूएस डॉलर, बिना नेशनल बैंक के गारंटी के बिना 2 लाख यूएस डॉलर तक एडवांस पेमेंट दी जा सकती है यहां पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एडवांस रेमिटेंस फॉर कमोडिटीज। अगर यहां पर कोई कमोडिटीज है, इन केस ऑफ एडवांस रेमिटेंस फॉर कमोडिटीज फिजिकल इंपोर्ट्स शुड मेड विद इन हाउ मेनी मंथ्स। तो यहां पर जो भी एडवांस रेमिटेंस है, कमोडिटीज फिजिकल, जो भी फिजिकल इंपोर्ट्स कर रहे हैं यहां पर, है ना, कोई ऐसा सामान है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो कितने महीने के अंदर अंदर, उसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा? तो उसके लिए भी यहां पर 6 मंथ्स है। तो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट्स के लिए 6 मंथ्स विल बी एप्लीकेबल। एज एन एविडेंस ऑफ हैविंग मेड द इंपोर्ट्स, द इंपोर्टर हैज टू सबमिट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कस्टम्स एंड ऑथराइज टू द ऑथराइज्ड डीलर्स। तो यहां पर कस्टम के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होगा यहां पर एविडेंस के तौर पर? एविडेंस के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट होगा? तो इसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। इसको BOEB कहते हैं शॉर्ट में, और पूरा नाम है बिल ऑफ एंट्री। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये सबमिट करना पड़ता है यहाँ पर। अगर कोई माल इंपोर्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो इंडिया से अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो आपके पास में सामान आया है, गुड्स आया है, तो उसकी बिल ऑफ एंट्री ऑथराइज डीलर को सबमिट करनी पड़ती है, सो दैट जो पेमेंट हुई है यहाँ पर उसको जस्टिफाई किया जा सके कि भाई इंडिया से जो बिल ऑफ लेडिंग नहीं, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। देखो इसको एक ऐसे समझो, जैसे ये ऑथराइज डीलर बैंक है, ये ऑथराइज डीलर बैंक है, यहाँ पर ये इंपोर्टर है, ठीक है, और इंपोर्टर बैठा है कहाँ पर? इंडिया में। इंपोर्टर इंडिया में बैठा है और जो एक्सपोर्टर है वो फॉरेन कंट्री में है, ठीक है। इंपोर्टर के कहने पर, जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर के कहने पर जो ऑथराइज डीलर बैंक है, ऑथराइज डीलर बैंक ने यहां से पेमेंट सेंड कर दी, पेमेंट भेज दी। अब ये एक्सपोर्टर के पास से क्या आ रहा है? यहां पर एक्सपोर्टर के पास से गुड्स आ रहे हैं, माल आएगा, ठीक है। एक्सपोर्टर के पास से जो गुड्स हैं, ये गुड्स आएंगे कहां पर? ये कस्टम में आएंगे, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन किसको होगी? कस्टम डिपार्टमेंट को होगी, और कस्टम से ये जो गुड्स हैं वो जाएंगे इंपोर्टर के पास में, है ना। कस्टम से गुड्स इंपोर्टर के पास में जाएंगे। अब यहां पर एक्सपोर्टर से गुड्स आ चुके हैं, इसको गुड्स मिल चुके हैं यहां पर, क्योंकि ऑथराइज डीलर ने पेमेंट कर चुका है। पेमेंट किस चीज के लिए गया है? पेमेंट किस चीज के लिए गया है? बदले में क्या आया, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑथराइज डीलर को, सो दैट एंट्री को कंप्लीट कर सके यहां पर। तो गुड्स आया है ना, कस्टम को इसकी इंफॉर्मेशन है, गुड्स इसको मिल गए, एंड ये इंपोर्टर बोलेगा मेरे पास गुड्स आ चुके हैं, एविडेंस क्या है? तो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इसको दिया जाएगा, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से इंपोर्टर को एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिसका नाम होगा बिल ऑफ एंट्री, है ना। और बिल ऑफ एंट्री इज द एविडेंस ऑफ दिस गुड्स, कि ये गुड्स इंडिया में एंटर हुए हैं, ये गुड्स इंडिया में आ चुके हैं,
ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री है इन गुड्स का यहाँ पर एविडेंस होगा, और ये बिल ऑफ एंट्री कस्टम से इंपोर्टर के पास आएगा, और इंपोर्टर इस बिल ऑफ एंट्री को, है ना, ये जो बिल ऑफ एंट्री है इसको सबमिट कर देगा ऑथराइज डीलर के पास में। तो यहाँ पर ऑथराइज डीलर के पास में जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी कि हमने जो पेमेंट किया था, जो पैसा हमारे कंट्री से गया था, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमारे कंट्री में माल आ चुका है, गुड्स आ चुका है, और ये रहा उसका एविडेंस बिल ऑफ एंट्री। तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब तक बिल ऑफ एंट्री सबमिट नहीं होगा तब तक ये क्लोज नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट समझते चलेंगे, और इसी तरीके से हम पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं जो आपको बीएफएम की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। बीएफएम की जो क्लासेस हम आपको 9 PM पर प्रोवाइड कर रहे हैं, 9 PM पर जो क्लासेस आपके लिए डेली बेसिस पर आ रही हैं। तो अगर आपके पास में CIB का महापैक है तो CAIB के महापैक में ये क्लासेस आपको कल से ही मिलना शुरू हो जाएंगी। कल से ही ये क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, है ना, कल से ही ये क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, कल से ही क्लासेस आपको अटेंड कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप सिंपली विजिट कर लो, कहां पर, adda247.com पर विजिट कर लीजिए। जैसे विजिट करोगे तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से adda247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद में आप एग्जाम कैटेगरी में JIB CIB के ऊपर क्लिक कर लीजिए। JIB CIB के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर CIB जून 2024 आएगा। तो आप सभी के लिए बिल्कुल नया बैच भी है, शपथ CIB जून 2024। CIB का महापैक भी आपके पास है, CIB के महापैक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियोस, और कल से ही आपको BFM की क्लासेस मिलने इसमें शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो कूपन कोड है, स्पेशल कूपन कोड है, दैट इज Y195, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कूपन कोड Y195 आप टाइप करोगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो तुरंत यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। 77% का आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ पर 77% का डायरेक्ट डिस्काउंट आ जाएगा। एंड उसके बाद में 1% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा आपको adda247 एप्लीकेशन में, और 78% तक का डिस्काउंट हो जाएगा। 7473 7473 रुपए में पूरा कंप्लीट CIB का महापैक 2.0 आपको मिल जाता है। ओके, हाँ, एक YT मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑफिसर adda247 यूट्यूब चैनल पर वो क्लास आपको मिलेंगी। लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट वो मैराथन क्लास आपको मिल सके, उस मैराथन क्लास को आप देख सके। चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।